हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेजर्स ऑफ कोरिलेशन। अभी तक हमने बात की थी अपने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन की, बट अब जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे मेजर्स ऑफ कोरिलेशन की। एक्चुअल में हमने क्या किया, अभी तक हमने डिस्पर्जन पढ़ा, सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ा, उसमें हमने क्या पढ़ा था, एक वेरिएबल का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उन सब के बारे में स्टडी करें, ठीक है। बट एक्चुअल में हो सकता है कि किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में एक वेरिएबल से ज्यादा वेरिएबल हो, दो वेरिएबल हो, तो दो वेरिएबल में जो रिलेशनशिप होती है, दो वेरिएबल वाले डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या बोलते हैं, बाइवेरिएंट डिस्ट्रीब्यूशन। सो बाइवेरिएंट डिस्ट्रीब्यूशन के केस में सबसे पहले उसकी स्टडी करने से भी पहले हमें जरूरी होता है उसके बारे में क्या जाने कि दो वेरिएबल्स में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। दोनों वेरिएबल जो है वो किस तरीके से आपस में रिलेट करते हैं। तो जब हम दो वेरिएबल्स के बीच के रिलेशनशिप को पढ़ते हैं उसको हम बोलते हैं कोरिलेशन। और इस कोरिलेशन को निकालने के लिए जो जो भी मेथड्स यूज करते हैं, जो जो भी टेक्निक्स यूज करते हैं, वो सब आती हैं हमारे इस सेशन के अंदर, व्हिच इज मेजर्स ऑफ कोरिलेशन, राइट। हम डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन एक बार हम देख लेते हैं कि हमारे फोकसेस क्या क्या होंगे, ठीक है। सो सबसे फर्स्ट फोकस जो होगा हमारा वो होगा कोरिलेशन। हम पढ़ेंगे सबसे पहले कोरिलेशन के बारे में कि कोरिलेशन क्या है, राइट। फिर हम नेक्स्ट मूव करेंगे कोरिलेशन एंड कॉजेशन पे कि किस तरीके से कोरिलेशन अगर हम निकाल रहे हैं तो वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को शो करते हैं या नहीं करते हैं। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ कोरिलेशन कि कोरिलेशन जो है हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंस है कोरिलेशन की, राइट। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, कोरिलेशन कितने तरीके का होता है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, इट इज डिफरेंशिएटेड ऑन डिफरेंट बेसिस। नेक्स्ट इज अबाउट डिग्री ऑफ कोरिलेशन, डिग्री मतलब कि किस हद तक, किस एक्सटेंट तक दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप है, कितनी डिग्री है, राइट। सो हम ये बात करेंगे डिग्री ऑफ कोरिलेशन में। नेक्स्ट इज अबाउट मेथड्स ऑफ मेजरिंग कोरिलेशन कोफिशिएंट। लास्ट में हम बात करेंगे कोरिलेशन की जो डिग्री होती है एक्चुअल में वो किसके थ्रू शो की जाती है, जो हमारा कोरिलेशन का कोफिशिएंट होता है। हम कोरिलेशन कोफिशिएंट को निकालने के मेथड्स पढ़ेंगे। हमारे पास तीन मेथड्स होंगे कोरिलेशन कोफिशिएंट को फाइंड आउट करने के। फर्स्ट इज स्कैटर डायग्राम, स्कैटर डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे, उसके इंटरप्रिटेशन पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ये कार्ल पियर्सन्स ने दिया था कि किस तरीके से हम कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट में हम बात करेंगे अपने स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन की। एक स्पीयरमैन ने दिया था, उन्होंने क्या कोरिलेशन कोफिशिएंट को निकालने का फॉर्मूला दिया था, क्या टेक्निक दी थी, लास्ट में हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने कोरिलेशन से। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोरिलेशन? सो कोरिलेशन इंडिकेट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को शो करता है, सो दैट चेंजेस इन द वैल्यूज ऑफ वन वेरिएबल रिजल्ट्स इन अ corresponding changes in the values of the other variable। इसका मतलब ये क्या बोल रहे हैं, हम कोरिलेशन में किस चीज की बात करेंगे कि दो वेरिएबल आपस में किस तरीके से एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। अगर मेरा एक वेरिएबल में चेंज आता है तो एक वेरिएबल में जो चेंज है वो मेरे दूसरे वेरिएबल को किस तरीके से अफेक्ट करेगा, ठीक है। सो चेंज इन वन वेरिएबल, हाउ it affects the change in other variable। So this is about correlation। जैसे कि नाम से भी हम पता लगा सकते हैं कि correlation क्या है। जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, डिक्रीज इन अ प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेस इट्स डिमांड। सो प्राइस और डिमांड जो है हमारे दो अलग अलग वेरिएबल्स हैं, बट दोनों में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप होती है। कैसे रिलेशनशिप होती है, अगर किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ जाएगा सो ऑब्वियस सी बात है आप उसकी डिमांड कम कर देंगे। अगर हमारा गुड जो है वो नॉर्मल गुड है, हम उसे नॉर्मली कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। सो प्राइस और डिमांड में यहाँ पे रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है। सो दो कमोडिटी के बीच में क्या है हमारा कोरिलेशन, इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज अबाउट कोरिलेशन एंड कॉजेशन। कोरिलेशन और कॉजेशन का मतलब क्या है
कि अगर मैं दो वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन निकाल रही हूँ, मतलब दो वेरिएबल्स के बीच की रिलेशनशिप निकाल रही हूँ, तो उसका मतलब क्या ये होगा कि अगर एक वेरिएबल हो रहा है तो दूसरा वेरिएबल उसका रीजन है? नो, दिस इज नॉट द फैक्ट। दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक कि कॉजेशन जो है वो कोरिलेशन के केस में नहीं होती। यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं होती कि अगर एक हो रहा है तो दूसरा उसका रीजन है, या फिर किसी एक के होने का मतलब जो इफेक्ट है वो दूसरा वेरिएबल होगा। सो यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। कोरिलेशन doesn't tell us anything about cause and effect relationship, बट ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे कुछ रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से हमारे दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन आ सकता है। तो सबसे फर्स्ट बोलते हैं बोथ वेरिएबल्स बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय थर्ड वेरिएबल। ऐसा हो सकता है कि मेरे दो वेरिएबल हैं, दोनों वेरिएबल के पीछे ही कोई थर्ड वेरिएबल हो जो कि उन दोनों वेरिएबल के बीच की रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बना रहा हो या फिर उनकी रिलेशनशिप को शो कर रहा हो। जैसे कि अगर मैं बात करूं अपने राइस की, ठीक है, जो मेरी राइस की क्रॉप होती है और जो मेरे जूट की क्रॉप होती है, तो मान लीजिए दोनों एक ईयर में बढ़ रही हैं, तो बढ़ रही है तो इसका मतलब दोनों में पॉजिटिव रिलेशनशिप है, दोनों एक साथ बढ़ रही है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। लेकिन इसके पीछे हमारा थर्ड वेरिएबल कौन सा है? रेनफॉल। जूट भी डिपेंड्स ऑन रेनफॉल एंड आवर राइस आल्सो डिपेंड्स ऑन रेनफॉल। सो दो वेरिएबल के बीच की रिलेशनशिप तो है राइस और जूट की, लेकिन कॉज एंड इफेक्ट नहीं है, उनके पीछे कोई थर्ड वेरिएबल है। सो ये वाला रीजन जो है थर्ड वेरिएबल वाला हमारे दो वेरिएबल के बीच की रिलेशनशिप को शो कर सकता है। नेक्स्ट इज अबाउट म्यूचुअल डिपेंडेंस। म्यूचुअल डिपेंडेंस में क्या होता है कि दो वेरिएबल्स हैं अगर हमारे, तो हो सकता है एक की वजह से दूसरा हो रहा हो, लेकिन वाइस वर्सा दूसरे की वजह से मेरा दूसरा पहला वेरिएबल हो रहा हो। एग्जाम्पल के लिए देखिए, प्राइस एंड डिमांड की अगर हम बात करें तो अगर मेरी किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ जाता है तो आप उसकी डिमांड कम कर देते हैं। ये हो गया, मान लीजिए मेरा प्राइस जो है वो कारण हो गया और डिमांड जो है उसका इफेक्ट हो गया कि भाई प्राइस की वजह से मेरी डिमांड जो है वो कम हो गई। लेकिन अगर मैं अपोजिट वे जाऊं कि मेरी डिमांड कम हो रही है तो उसकी वजह से भी तो इफेक्ट हो सकता है कि डिमांड कम होने की वजह से अगेन मार्केट में प्राइस कम हो गया, तो यहाँ पे मेरा डिमांड जो हो गया वो क्या हो गया? कॉज हो गया, और उसका इफेक्ट क्या हो गया कि प्राइस कम हो गया। समझ आया? तो हो सकता है कि जो मेरे दो वेरिएबल्स हैं दोनों आपस में म्यूचुअली डिपेंडेंट हो। सो जरूरी नहीं है कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हो, दोनों एक दूसरे के ऊपर जब म्यूचुअल डिपेंड है तो हम कह ही नहीं सकते कि वहां पे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, लेकिन दोनों वेरिएबल्स क्या है? मेरे कोरिलेटेड है। ठीक है। नेक्स्ट इज प्योर चांस। प्योर चांस का मतलब होता है कि चांस की बात होती है, मेरे दो वेरिएबल्स के बीच की जो रिलेशनशिप है वो आ जाती है। जैसे अगर हम बात करें शूज की एक लोकेलिटी में और इनकम की, सो हम एक डाटा को पढ़ रहे हैं, ठीक है, और उसमें क्या शो करते हैं कि जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे उनकी शूज की डिमांड बढ़ रही है। लेकिन क्या ये एक्चुअल में हो सकता है? आज की जनरेशन में हो सकता है, हम बोल सकते हैं, क्योंकि लोगों की डिमांड्स उनके इनकम की वजह से बढ़ती है। लेकिन दूसरे चांस भी हैं कि जरूरी नहीं है कि मेरी इनकम बढ़े तो मैं अपने शूज पे ही खर्च करूं, मेरे दूसरे रीजंस भी हो सकते हैं। सो यहाँ पे क्या हो गया? ये कोइंसिडेंस हो गया कि भाई इनकम की वजह से मेरे शूज के डिमांड पे इफेक्ट हो रहा है, राइट। सो ऐसे ही कोई और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं जहाँ पे हमारे दो वेरिएबल्स के बीच में जो कोरिलेशन आ रहा है वो कोइंसिडेंस की वजह से आ रहा है। सो ये तीन रीजंस की वजह से दो वेरिएबल्स के बीच में कॉज एंड इफेक्ट की रिलेशनशिप हो सकती है, लेकिन फिर भी वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं होती। दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो कॉज एंड इफेक्ट की वजह से ही हो, राइट। तो इसका मतलब ये क्या बोल रहे हैं कि अगर मुझे अपने वेरिएबल्स को चूज करना है तो मुझे प्रॉपर्ली उन्हें चूज करना चाहिए, देख के चूज करना चाहिए कि मेरे दो वेरिएबल्स ऐसे कौन से होने चाहिए जो अच्छी तरीके से एक पर्पसफुली मुझे दो वेरिएबल्स के बीच की रिलेशनशिप को
बताएंगे, ठीक है। सो वेरिएबल्स विद कोरिलेशन एनालिसिस आर प्रॉपर्ली सिलेक्टेड टू मेक द एनालिसिस रियली पर्पसफुल। सो एक एनालिसिस को पर्पसफुल बनाने के लिए दो वेरिएबल्स को हमें इस तरीके से सेलेक्ट करना चाहिए कि अगर इनके बीच में रिलेशनशिप आए तो हम बोल सके कि हाँ इनके बीच की रिलेशनशिप सही है। ये वाले रीजंस हम कम ही प्रेफर करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो रीजंस हो गए हमारे अलग तरीके के रीजंस हो गए, म्यूचुअली डिपेंडेंस हो गया, प्योर चांस हो गया, या फिर बात हो गई हमारे थर्ड वेरिएबल, right? So correlation doesn't implies causation. Now next is about importance of correlation, कि हम correlation क्यों पढ़ रहे हैं, correlation पढ़ने का क्या कारण है। So first is measures the extent of relationship between two variables in one figure. वन फिगर का मतलब क्या है, कोरिलेशन जब मैं फाइंड आउट करूंगी तो मेरी एक पर्टिकुलर फिगर निकल के आएगी, ठीक है। सो उस फिगर के थ्रू मैं बता दूंगी कि मेरे जो दो वेरिएबल्स हैं उनके बीच के रिलेशनशिप कितनी है, वो किस हद तक रिलेट करते हैं। सो कोरिलेशन हम क्यों पढ़ते हैं, to measure the extent of relationship of two variables, right? Next is it facilitates understanding of economic behavior. अब economic behavior में हम actually क्या करते हैं, सारी economics की जो भी policies होती हैं, लोग कैसे behave कर रहे हैं किस चीज की वजह से, so हम economic behavior को जानने के लिए किस चीज को यूज करते हैं, कोरिलेशन का, कि अगर मैं ये चीज करूंगी तो ये वाली जो चीज है वो मेरी दूसरे किसी वेरिएबल से कैसे कोरिलेट करेगी, राइट। सो इट फैसिलिटेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक बिहेवियर। अगर लोग इकोनॉमी में बिहेव कर रहे हैं तो वो दो वेरिएबल्स के रिलेशनशिप की वजह से बिहेव कर रहे हैं। Next is when two values are correlated, then value of one variable can be estimated given the value of other. अगर मेरे दो वेरिएबल्स कोरिलेटेड हैं और मुझे एक वेरिएबल की वैल्यू दी हुई है, सो मैं अपना दूसरा वेरिएबल फाइंड आउट कर सकती हूँ। मेरे पास आगे जब आप स्टडी करेंगे सो वहाँ पे आपका आएगा एक रिग्रेशन एनालिसिस। सो रिग्रेशन एनालिसिस को यूज करके मैं अपने एक वेरिएबल को निकाल सकती हूँ अगर मेरा दूसरा वेरिएबल की वैल्यू गिवन हो। रिग्रेशन में हम कुछ नहीं करते, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में रिग्रेस करते हैं। जैसे कि डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंड्स होता है किसमें, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे, ठीक है। सो डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंड्स ऑन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो मेरे पास अगर इंडिपेंडेंट वैल्यू गिवन है सो मैं अपनी डिपेंडेंट वैल्यू निकाल सकती हूँ। सो वही हम रिग्रेशन में पढ़ेंगे, अभी आप कंफ्यूज मत होइए, बस इसको ध्यान में रखिए। नेक्स्ट इज हेल्प इन डिसीजन मेकिंग इन द बिजनेस वर्ल्ड। बिजनेस वर्ल्ड में ये डिसीजन लेने में बहुत हेल्प करती है। जैसे मान लीजिए अगर मुझे अपना बिजनेस सेटअप करना है, ठीक है, और मुझे जानना है कि भाई यहाँ की लेबर कितना लेती है, यहाँ पे डिमांड कितनी है। सो डिमांड और प्राइस के बीच में अगर मैं जानना चाहूँ तो मैं किसकी हेल्प से जान सकती हूँ, अपने कोरिलेशन की हेल्प से। भाई लोगों की डिमांड इतनी है तो मुझे प्राइस कितना रखना चाहिए। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ correlation between price and demand, right? So these are the importance of correlation. Next is types of correlation. अब हमारी correlation जो होती है वो तीन तरीके की होती है, तीन बेसिस पे हम correlate करते हैं अपने वेरिएबल्स को। सबसे फर्स्ट जो होती है वो होती है हमारी पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन मतलब जब दो वेरिएबल्स सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, दिस इज पॉजिटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन इज जब दोनों जो वेरिएबल्स हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में मूव करते हैं, राइट। नेक्स्ट इज लीनियर एंड नॉन लीनियर रिलेशनशिप। लीनियर से मतलब तो आपको पता है कि जब दो वेरिएबल्स के बीच में किसी कांस्टेंट रेशियो का रिलेशनशिप हो, और नॉन लीनियर मतलब जब उन दोनों के बीच की जो रिलेशनशिप है वो कांस्टेंट फॉर्म में ना हो, राइट। लास्ट वन इज सिंपल, मल्टीपल एंड पार्शियल कोरिलेशन। इसमें क्या होता है, हम वेरिएबल से रिलेटेड अपने कोरिलेशन को जानते हैं। सिंपल कोरिलेशन मतलब जब हम दो वेरिएबल्स के बारे में रिलेशनशिप निकालते हैं। मल्टीपल कोरिलेशन मतलब जब हम तीन या तीन से ज्यादा के बारे में पढ़ते हैं। और पार्शियल कोरिलेशन मतलब जब हमारे पास वेरिएबल्स तो तीन या तीन से ज्यादा है लेकिन हम बात कर रहे हैं दो के, दूसरे वेरिएबल्स को कांस्टेंट रख के, राइट। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। थोड़ा सा और इनके बारे में पढ़ते हैं।
वैसे तो इनमें यही लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया है, बट एक बार विद एग्जांपल्स देख लेते हैं कि किस तरीके से कोरिलेशन होता है। सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन बता रहे हैं। सबसे पहले पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन इट इज बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ चेंज, कि मेरा जो वेरिएबल है वो किस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है और उसकी वजह से जो मेरा दूसरा वेरिएबल है या फिर उसके साथ साथ मेरा दूसरा वेरिएबल कौन सी डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। सो डायरेक्शन के बेसिस पे जब हम कोरिलेशन निकालते हैं उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव कोरिलेशन। सो सबसे पहले आता है पॉजिटिव कोरिलेशन। तो जब दो वेरिएबल्स किसी सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक है, या तो दोनों वेरिएबल्स बढ़ते रहते हैं या फिर दोनों वेरिएबल्स कम होते रहते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव कोरिलेशन। तो जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है आपको, एग्जांपल में x और y दो वेरिएबल्स लिखे हुए हैं। अब x की वैल्यूज देखिए 20, 25, 28, 30, 35। मतलब क्या है कि जो मेरा x वेरिएबल है वो बढ़ रहा है, ठीक है। और y की वैल्यूज देखिए, y में क्या लिखा हुआ है 10, 20, 15, 18, 20। So x is increasing and y is also increasing। तो मतलब दोनों सेम डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं। अगर मैं इनका ग्राफ बनाना चाहूँ तो मतलब ये दोनों ऐसे मूव करेंगे बिल्कुल सेम डायरेक्शन में। सो इसे हम बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन, राइट। नेक्स्ट इज नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन मतलब जब दोनों जो मेरे वेरिएबल्स हैं अगर वो अलग अलग डायरेक्शन में मूव करते हैं, एक वेरिएबल बढ़ रहा है और दूसरा वेरिएबल कम हो रहा है, तो उसे हम बोलते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। सो एग्जांपल के लिए देखिए, यहाँ पे दो वेरिएबल्स गिवन हैं x और y। x is from 10 to 15, 15 to 18, 18 to 20 and 20 to 25। so यहाँ पे मेरा x वेरिएबल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब y वेरिएबल की बात करें सो 30, 30 to 25, 25 to 20, 20 to 18 and 18 to 10। मतलब मेरा y वेरिएबल कम होता चला जा रहा है, राइट। सो यहाँ पे मेरे दो वेरिएबल्स के बीच में अपोजिट रिलेशनशिप है, सो इसको हम बोलेंगे नेगेटिव रिलेशनशिप। गॉट इट। नाउ नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ variation, ratio of variations, linear and non-linear correlation, it is actually depend on the basis of ratio of variations in the related variables। कि जब मैं दो वेरिएबल्स की बात कर रही हूँ उनमें जब वेरिएशंस आ रहे हैं, जब वो चेंज हो रहे हैं, तो वो किस रेशियो से चेंज हो रहे हैं, राइट। सो दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ रेशियो ऑफ वेरिएशन। सो लीनियर कोरिलेशन कौन सा होता है, लीनियर कोरिलेशन वो कोरिलेशन होता है जहां पे एक वेरिएबल का जब चेंज हो रहा है तो दूसरे वेरिएबल में किसी कांस्टेंट रेशियो से चेंज हो रहा है, ठीक है। मेरा रेशियो जो है वो हर टाइम पे सेम है। अब एक एग्जांपल देखिए, यहाँ पे x वैल्यूज लिखी हुई है 10, 20, 30, 40। सो x इज चेंजिंग बाय पर्टिकुलर यूनिट विच इज 10, राइट। और अगर मैं y की बात करूं तो y इज 5, 10, 15 और 20। ये कितने से चेंज हो रहा है, मेरा हमेशा 5 से चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे मेरा कांस्टेंट रेशियो है, तो अगर मैं इसका रेशियो निकालूं तो मेरा रेशियो आएगा 10:5 which is equals to 2:1। तो मतलब अगर मेरा x जो है वो डबल चेंज होता है तो उसका हाफ चेंज होगा मेरा y, ठीक है। सो y जो है वो 5 से चेंज हो रहा है और x जो है उसके डबल से चेंज हो रहा है, तो 5 का डबल हो गया 10। सो यहाँ पे जितने भी वेरिएबल्स पे चेंज हो रहा है वो एक कांस्टेंट रेशियो से हो रहा है, ठीक है। सो जब वो कांस्टेंट रेशियो से हो रहा है तो उस रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं, लीनियर कोरिलेशन। और इस केस में जब मैं ग्राफ बनाती हूँ तो मेरा जो ग्राफ बनता है वो क्या बनता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनता है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन क्यों बनता है, क्योंकि मेरा जो रेशियो है वो कांस्टेंट है। अगर मैं इसे प्लॉट भी करना चाहूँ तो आप इसको प्लॉट करके देख लीजिए, दिस इज x, दिस इज y। यहाँ पे आप वैल्यूज को प्लॉट कर दीजिए 10, 20, 30 एंड 40। और यहाँ पे वैल्यूज को प्लॉट कर दीजिए 5, 10, 15 एंड 20, ठीक है। इस वाली लाइन को भी रब कर देते हैं ताकि हम जो अपनी लाइन निकाले वो पता चल जाए हमें कि किस तरीके से हमें लाइन निकालनी है। सो वैल्यूज प्लॉट कीजिए, x is 10, y is 5। नेक्स्ट इज x is 20, y is 10।
Next is x is 30 and y is 15 and last one is 40 and 20. ठीक है, सो आप जब इसको बनाएंगे ना तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी। सो लीनियर कोरिलेशनशिप मतलब जब दो वेरिएबल्स के बीच में एक कांस्टेंट रेशियो से रिलेशनशिप होती है उसको हम बोलते हैं लीनियर कोरिलेशन। नेक्स्ट इज नॉन लीनियर कोरिलेशन। नॉन लीनियर कोरिलेशन मतलब जब दो वेरिएबल्स के बीच में जो मेरा चेंज हो रहा है, जो उनके बीच के रिलेशनशिप है, इट इज नॉट कांस्टेंट, राइट। सो जब मेरा चेंज जो हो रहा है वेरिएबल्स में वो किसी कांस्टेंट रेशियो से नहीं हो रहा, सो उस रिलेशनशिप को हम बोलते हैं नॉन लीनियर कोरिलेशन। या फिर उसका जब हम ग्राफ बनाएंगे सो वो कौन सा बनेगा, कर्वी लीनियर। कर्वी लीनियर मतलब एक ऐसा ग्राफ जो कि लीनियर ना हो, जिसकी स्ट्रेट लाइन ना हो, ठीक है। सो एक एग्जांपल दिया हुआ है x और y। सो 10 और 20 में कितने का चेंज हुआ आपका, 10 का। 20 और 30 में 10 का। 30 और 40 में 10 का। लेकिन 5 और 7 में 2 का। 7 और 12 में 5 का। 12 और 20 में 8 का। सो यहाँ पे आपका रेशियो फिक्स नहीं है, सब अलग अलग रेशियो से चेंज हो रहे हैं। जैसे ये 10:2 से चेंज हुआ, 10:5 से चेंज हुआ, देन ये 10:8 से चेंज हुआ। सो यहाँ पे जो मेरा रेशियो है वो कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। सो अगर मैं इसका ग्राफ भी बनाना चाहूँ तो आप इसका ग्राफ बना के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि इसका जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, राइट। दिस इज माय x एक्सिस, दिस इज माय y एक्सिस। x एक्सिस पे वैल्यूज पुट कर दीजिए 10, 20, 30 एंड 40 और y पे 5 के डिफरेंस में वैल्यूज को पुट कर दीजिए। सो दिस इज 5, दिस इज 10, दिस इज 15 एंड दिस इज 20, ठीक है। अब पॉइंट्स को प्लॉट करिए, x is 10 and y is 5. This is first point. Next is x is 20 and y is 7. So 7 आएगा कहीं यहाँ पे आपका। Next is 30 and 12. So 30 यहाँ पे है और 12 आपका आएगा यहाँ पे, right? Next is 40 and 20. So 40 यहाँ पे है और 20 आपका आएगा यहाँ पे। So जब आप इसको ड्रॉ करेंगे so ये आपका स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, ठीक है। सो जब कांस्टेंट रेशियो से चेंज नहीं होता तो हमारा ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होता और उस केस में हमारे दो वेरिएबल्स के बीच की जो रिलेशनशिप होती है उसको हम बोलते हैं नॉन लीनियर कोरिलेशन। नेक्स्ट इज simple, multiple and partial correlation. It is depend on number of variables involved, कि हम कितने वेरिएबल्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं, कितने वेरिएबल्स के बीच के रिलेशनशिप निकाल रहे हैं, उसके बेसिस पे हम कौन सा रिलेशन निकालते हैं अपना सिंपल, मल्टीपल और पार्शियल कोरिलेशन। सो सिंपल कोरिलेशन कौन सा होता है, जब मैं दो वेरिएबल्स के बारे में स्टडी करती हूँ। फॉर एग्जांपल, इफ आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y, सो यहाँ पे मेरे पास दो ही वेरिएबल्स हैं x और y के बीच में रिलेशनशिप निकाल रही हूँ तो उसको मैं बोलूंगी सिंपल कोरिलेशन, राइट। मल्टीपल कोरिलेशन कौन सा होगा, जब या तो मैं तीन वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप निकालूं या तीन से ज्यादा वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप निकालूं, तो इसको मैं बोलूंगी मल्टीपल कोरिलेशन। सो व्हेन द रिलेशनशिप अमंग 3 or more than 3 variables is studied, right? Last one is partial correlation. पार्शियल कोरिलेशन का मतलब क्या होता है कि मेरे पास वेरिएबल है, मान लीजिए 4 वेरिएबल है, लेकिन मैं स्टडी किसकी कर रही हूँ, सिर्फ इन दो वेरिएबल्स के बीच का कोरिलेशन निकाल रही हूँ। इन दोनों वेरिएबल्स को कांस्टेंट रखें, इन दोनों वेरिएबल्स की एक पर्टिकुलर वैल्यू में फिक्स कर दी और इन दोनों के बीच की रिलेशनशिप पढ़ रही हूँ, तो उसको हम बोलते हैं अपना partial correlation. So the relationship between two variables is examined keeping other variables as constant. ठीक है, सो आपको समझ आया कोरिलेशन किस किस बेसिस पे डिफाइन होता है और कितने तरीके के कोरिलेशन होते हैं। सो इन सब का अब जो है कि किस किस हद तक जो है उनके बीच में रिलेशनशिप होता है, जस्ट डिग्री ऑफ कोरिलेशन। सो डिग्री ऑफ कोरिलेशन में हम किस चीज की बात करते हैं, एक्सटेंट की, रिलेशनशिप के एक्सटेंट की, कोरिलेशन के एक्सटेंट की। सो डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन।
जब हम कोरिलेशन का कोफिशिएंट निकालते हैं, सो कोफिशिएंट की हेल्प से हम बताते हैं कि दो वेरिएबल्स के बीच में जो कोरिलेशन है उसकी डिग्री क्या है। ठीक है, सो सबसे फर्स्ट आता है हमारा परफेक्ट कोरिलेशन। सो डिग्री डिपेंड्स ऑन कोरिलेशन कोफिशिएंट, और कोफिशिएंट्स के बेस पे हमने अपने कोरिलेशन और कोरिलेशन के डिग्रीज को अलग अलग तरीके से डिफाइन कर दिया। सो सबसे फर्स्ट आएगा हमारा परफेक्ट कोरिलेशन। परफेक्ट कोरिलेशन कब होता है? द वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल्स चेंज इन द सेम प्रोपोर्शन, कोरिलेशन इज सेड टू बी परफेक्ट। जब मेरे दो वेरिएबल्स में जो चेंज हो रहा है वो एकदम सेम प्रोपोर्शन से हो रहा है, राइट। सो उस केस में जो मेरा रिलेशनशिप होगा वो कौन सा होगा? परफेक्ट। और मेरा कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या आएगा वहां पे? 1। सो अगर मेरा पॉजिटिव कोरिलेशन कोफिशिएंट +1 आएगा, सो उस केस में मेरी परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन होगी। अगर मेरा कोरिलेशन कोफिशिएंट -1 आता है, तो उस केस में जो मेरी रिलेशनशिप होगी वो क्या होगी? परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन कोफिशिएंट। ठीक है, सो ये जब मेरी -1 वैल्यू आती है तो उसे बोलते हैं परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, और जब मेरी +1 वैल्यू आती है तो उसे हम बोलते हैं परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, राइट। नेक्स्ट इज जीरो कोरिलेशन। जीरो कोरिलेशन कब होता है? जब मेरे दो वेरिएबल्स के बीच में बिल्कुल भी कोई रिलेशनशिप ना हो। सो दोनों एक दूसरे पे बिल्कुल भी मतलब डिपेंड नहीं है, दोनों वेरिएबल्स में एक दूसरे के साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। सो उस केस में मेरा कोरिलेशन कोफिशिएंट आ जाता है 0, और उस रिलेशनशिप को हम बोलते हैं जीरो कोरिलेशन। लास्ट इज लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन। लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन में हम क्या बात करते हैं? हमने दो एक्सट्रीम केसेस पढ़ लिए, या तो बिल्कुल परफेक्ट कोरिलेशन हो या फिर जीरो कोरिलेशन हो। अब इस परफेक्ट और जीरो के बीच में जो हमारी रिलेशनशिप होती है दो वेरिएबल्स की, उसे हम बोलते हैं लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन, कि ना तो परफेक्ट है और ना ही जीरो है, एक पर्टिकुलर पॉइंट तक है, राइट। सो इफ द चेंजेस इन टू वेरिएबल्स आर अनइक्वल एंड इन द सेम डायरेक्शन, देन पॉजिटिव एंड लिमिटेड कोरिलेशन। अगर दो वेरिएबल्स हैं मेरे, दो वेरिएबल्स के बीच का चेंज अनइक्वल है, राइट, अनइक्वल चेंज है लेकिन सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, मतलब या तो दोनों बढ़ रहे हैं या फिर दोनों कम हो रहे हैं। सो उस केस में एक तो हमारा पॉजिटिव कोरिलेशन होगा, दूसरा लिमिटेड कोरिलेशन होगा। पॉजिटिव क्यों होगा? क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और लिमिटेड क्यों होगा? क्योंकि दोनों वेरिएबल्स में जो चेंज है वो इक्वल नहीं है। ठीक है, सो परफेक्ट नहीं होगा और ना ही जीरो है, इसलिए जीरो भी नहीं होगा। सो उन दोनों के बीच का जो केस होगा उसको हम बोलेंगे लिमिटेड कोरिलेशन। इसी तरीके से अगर दो वेरिएबल का जो चेंज है वो अनइक्वल है और दोनों वेरिएबल्स मेरे अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, सो उस केस में जो मेरा रिलेशनशिप होगा वो क्या होगा? लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन, लिमिटेड डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव क्यों है? क्योंकि दोनों अलग डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं, और लिमिटेड क्यों है? क्योंकि दोनों सेम प्रोपोर्शन में चेंज नहीं हो रहे, राइट। सो इस केस में हमारी जो कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू होती है वो किसके बीच में लाया करती है? +1 to -1। सो ये हमारे एक्सट्रीम केसेस होते हैं। ये परफेक्ट पॉजिटिव, दिस इज परफेक्ट नेगेटिव, इनके बीच में आता है जीरो, दिस इज जीरो कोरिलेशन। इनके बीच में जो भी वैल्यूज होती हैं उसको हम बोलते हैं लिमिटेड कोरिलेशन कोफिशिएंट, राइट। सो यहाँ पे एक इंटरप्रिटेशन दी हुई है कोरिलेशन कोफिशिएंट की। सो अकॉर्डिंग टू कार्ल पियर्सन एक हमारे इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने इंटरप्रेट किया था कोरिलेशन कोफिशिएंट के बारे में, कि कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट लाइज बिटवीन टू लिमिट्स। सिर्फ +1 और -1 के बीच में जो भी वैल्यूज आती हैं उन वैल्यूज को हम बोलते हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट। सो कोरिलेशन कोफिशिएंट हमारे टू एक्सट्रीम्स के बीच में लाई करती हैं, दिस इज +-1। सो यहाँ पे डिग्री लिखी हुई है, यहाँ पे पॉजिटिव कोरिलेशन की बात कर रहे हैं और यहाँ पे हम नेगेटिव कोरिलेशन की यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, सो डिग्री ऑफ कोरिलेशन इज परफेक्ट व्हेन पॉजिटिव कोरिलेशन +1। सो मेरा कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? +1, और नेगेटिव कोरिलेशन के लिए क्या होना चाहिए? -1।
1। सो अगर मेरा +1 है सो मेरा परफेक्ट कोरिलेशन है, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है। अगर -1 है तो नेगेटिव कोरिलेशन कोफिशिएंट है। वेरी हाई का मतलब क्या होगा? अगर मैं पॉजिटिव कोरिलेशन की बात करूं सो मेरा अगर कोरिलेशन जो है वो 0.9 से 1 के बीच आए तो मतलब मेरा वेरी हाई पॉजिटिव कोरिलेशन है, ठीक है। अगर मेरी वैल्यू -0.9 से -1 के बीच आए तो इसका मतलब क्या है कि जो मेरा कोरिलेशन है, नेगेटिव जो कोरिलेशन है वो वेरी हाई है, मतलब वेरी हाई नेगेटिव कोरिलेशन है। नेक्स्ट हम उससे थोड़ा और नीचे आते हैं, वो है फेयरली हाई, नॉर्मल तरीके से हाई है। सो वो किस केस में होगा? अगर मेरा जो पॉजिटिव कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू जो है वो किससे किसके बीच में आ रही है? 0.75 से 0.9 के बीच में अगर मेरी कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू आती है तो हम क्या बोलेंगे कि दो वेरिएबल्स के बीच की जो रिलेशनशिप है वो फेयरली हाई है, ठीक है। अगर वो -0.75 से -0.9 के बीच में आती है तो इसका मतलब फेयरली वेरी हाई नेगेटिव कोरिलेशन है। नेक्स्ट इज मॉडरेट। मॉडरेट कोरिलेशन का मतलब क्या है? अगर मेरी वैल्यू जो है वो 0.5 से 0.75 के बीच में आती है तो मैं बोलूंगी कि मेरे दो वेरिएबल्स की जो कोरिलेशन है वो क्या है? मॉडरेट है, मॉडरेट पॉजिटिव कोरिलेशन है। लेकिन अगर यही वैल्यूज मेरी नेगेटिव में आती हैं व्हिच इज -0.5 से -0.75 तो मैं बोलूंगी कि जो मेरी रिलेशनशिप है वो क्या है? मॉडरेट नेगेटिव कोरिलेशनशिप है, राइट। नेक्स्ट इज लो पॉजिटिव कोरिलेशन। लो पॉजिटिव कोरिलेशन कब होगा? जब मेरी जो कोरिलेशन है, जो मेरी कोफिशिएंट की वैल्यू है वो 0.25 से 0.5 के बीच में है। सो मतलब जो मेरी वैल्यूज है वो कम होती जा रही हैं, ठीक है। जैसे जैसे वो जीरो के पास पहुंच रही है पॉजिटिव से या फिर नेगेटिव से तो उनकी जो डिग्री है वो कम होती चली जा रही है। कोरिलेशन की जो डिग्री है वो रिड्यूस हो रही है, चाहे वो पॉजिटिव की हो चाहे वो नेगेटिव की हो। सो अगर हम लो नेगेटिव कोरिलेशन की बात करें सो उसमें हमारी कोफिशिएंट की वैल्यू कहां से कहां तक होनी चाहिए? -0.25 से -0.5 तक। देन अगर हम बहुत लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन की बात करें और अगर मैं पॉजिटिव कोरिलेशन में देख रही हूँ तो मेरा कोफिशिएंट 0 से 0.25 के बीच में होना चाहिए। अगर मैं नेगेटिव कोरिलेशन देख रही हूँ सो 0 से -0.25 तक होना चाहिए, ठीक है। और जीरो कोरिलेशन कब होगा? जब ना पॉजिटिव हो ना नेगेटिव हो, मतलब मेरी कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू क्या हो? 0 हो। सो अगर मैं इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करूं, दिस इज माय +1, दिस इज माय -1 एंड दिस इज माय 0। सो ये मेरा क्या है? परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है। दिस इज माय परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन एंड दिस इज माय जीरो कोरिलेशन, राइट। वेरी हाई की अगर मैं बात करूं सो दिस इज +0.9, ठीक है, दिस इज -0.9, राइट। नेक्स्ट वन इज -0.75 और यहाँ से इसको और कम करेंगे तो +0.75। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या है? मेरी वेरी हाई है, यहाँ पे भी मेरी क्या है? वेरी हाई है। फिर हम थोड़ी और वैल्यू कम करी हमने सो हम फेयरली हाई पे पहुंच गए। ऐसे ही हमने और वैल्यू कम करी, हम किस पे पहुंच गए? 0.5 पे पहुंच गए सो मेरा रिलेशनशिप और कम हो गया। तो जैसे जैसे हम जीरो की तरफ मूव करते जा रहे हैं हमारी रिलेशनशिप की जो डिग्री है वो क्या होती जा रही है? रिड्यूस होती चली जा रही है, right? So this is the interpretation of correlation coefficient. Next is methods of measurement. मेजर करने के कौन कौन से मेथड्स हैं, ठीक है, कोरिलेशन कोफिशिएंट को। सो हमारे पास तीन मेथड्स हैं। एक तो है स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम के थ्रू हम किस तरीके से अपना कोरिलेशन कोफिशिएंट बता सकते हैं। दूसरा है कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कि कार्ल पियर्सन्स ने जो फॉर्मूला दिया था, जो उन्होंने स्टेप्स बताए थे, जो उन्होंने मेथड्स बताए थे, उनको यूज करके हम किस तरीके से अपना कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। जो स्पीयरमैन ने कोरिलेशन कोफिशिएंट दिया था उसको हम किस तरीके से अप्लाई करेंगे कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालने के लिए, ठीक है। सो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने स्कैटर डायग्राम की। स्कैटर डायग्राम में क्या था?
It is a simple and attractive method of diagrammatic representation of a bivariate distribution. जब दो डिस्ट्रीब्यूशन दिए गए हों, दो वेरिएबल्स के डिस्ट्रीब्यूशन दिए गए हों, सो उनको रिप्रेजेंट करने का एक बहुत ही अट्रैक्टिव जो वे होता है वो क्या होता है, डायग्राम के थ्रू दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को शो करना। सो जब हम डायग्राम्स के थ्रू दो वेरिएबल्स के बीच की रिलेशनशिप शो करते हैं, उस डायग्राम को हम क्या बोलते हैं, उस डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं, स्कैटर डायग्राम। ठीक है। सो टू डिटरमिन द नेचर ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स, कि दो वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशनशिप है वो कैसी रिलेशनशिप है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, स्कैटर्ड है, डेंस्ड है, किस तरीके की रिलेशनशिप है वो हम किसके थ्रू पढ़ेंगे, अपने स्कैटर डायग्राम के थ्रू। ठीक है। अब ये बोल रहे हैं हाउ टू ड्रॉ स्कैटर डायग्राम, स्कैटर डायग्राम को कैसे ड्रॉ किया जाए। So plot the values of the variables x and y along the x-axis and y-axis। हम दो एक्सिस जैसे बनाते हैं, यहाँ पे अपनी x-axis और y-axis। So जो भी आपकी वैल्यूज है वेरिएबल्स की x और y की, यहाँ पे सारी प्लॉट कर दीजिए x और y-axis पे। Then show the values of two variables by dots on the graph। अब आपकी x और y की जो जो भी वैल्यूज दी हुई हो, जो जो भी पॉइंट्स दिए हुए हो, उनको डॉट्स के थ्रू शो कर दीजिए। तो जो हमारा डायग्राम बनेगा, जो ईच डॉट रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ वैल्यूज, हर एक डॉट क्या रिप्रेजेंट करती है, एक्स और वाई का जो एक पेयर होता है उसकी वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये जो डायग्राम बनेगा ये मेरा कौन सा बनेगा, स्कैटर डायग्राम। ठीक है। नाउ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्कैटर डायग्राम, स्कैटर डायग्राम को किस तरीके से कंक्लूड कर सकते हैं, क्या इंटरप्रिटेशन होती है हमारे स्कैटर डायग्राम की। सो इंस्पेक्शन ऑफ स्कैटर डायग्राम गिव्स एन आइडिया ऑफ द नेचर एंड इंटेंसिटी ऑफ द रिलेशनशिप। दो वेरिएबल्स के बीच में किस तरीके की रिलेशनशिप है, कितनी इंटेंसिटी है उन दोनों के बीच में। ठीक है। वो किसके थ्रू शो होती है, हमारे स्कैटर डायग्राम के थ्रू। परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, if all the points of scatter diagram falls on the straight line with positive slope, then we can say that there is a perfect positive correlation। Perfect means बिल्कुल equal change, positive means upward direction में, और correlation means relationship। So generally हम क्या करते हैं, एक x axis बनाई, एक y axis बनाई और एक straight line बनती है हमारी। So जब मेरे सारे पॉइंट्स इस स्ट्रेट लाइन पे फॉल करते हैं, तो जो मेरी एक्स और वाई के बीच में रिलेशनशिप होती है, मैं उसको क्या बोलूंगी, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, क्योंकि मेरे सारे पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, if all points of a scatter diagram falls on the straight line with negative slope। so मैं एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ जो कि क्या है, नेगेटिव स्लोप है। तो जब मेरी नेगेटिव स्लोप लाइन के ऊपर मेरे एक्स और वाई के जो जो भी पॉइंट्स हैं, जो जो भी वैल्यूज हैं, वो उस स्ट्रेट लाइन पे लाई करती हैं। ठीक है। सो उस वाले डायग्राम को हम क्या बोलते हैं, उस जो हमारा डायग्राम निकल के आएगा उससे हम क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं कि हमारे एक्स और वाई में जो रिलेशनशिप है वो कैसी है, परफेक्ट नेगेटिव है। ठीक है। नेक्स्ट इज अबाउट पॉजिटिव कोरिलेशन। अभी तक हमने परफेक्ट पॉजिटिव और परफेक्ट नेगेटिव की बात की थी, अब हम बात करेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन की, कि मेरा स्कैटर डायग्राम किस तरीके का होना चाहिए जिससे मैं बोलूं कि मेरे जो दो वेरिएबल्स के बीच की रिलेशनशिप है वो क्या है, पॉजिटिव कोरिलेशन है। राइट। सो जब सारे पॉइंट्स जो होते हैं स्कैटर डायग्राम के वो मेरी स्ट्रेट लाइन के आसपास होते हैं, उनके एकदम क्लोज में होते हैं। ठीक है। सो उसको हम बोलेंगे हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। जब वो स्ट्रेट लाइन से थोड़ा दूर मूव कर जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। और पॉजिटिव कोरिलेशन मतलब अपवर्ड स्लोपिंग जो मेरा स्ट्रेट लाइन होती है। सो अगर मैं हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन का डायग्राम बनाना चाहूँ, सो दिस इज माय एक्स एक्सिस, दिस इज माय वाई एक्सिस, ये हो गया मेरा परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन को शो करने के लिए। अगर मुझे हाई डिग्री शो करनी है, सो हाई डिग्री का मतलब मेरे जो सारे पॉइंट्स हैं वो उस लाइन के आसपास ही हैं, बिल्कुल लाइन से टच में है या बिल्कुल लाइन के करीब है, तो उसको मैं बोलती हूँ मेरी हाई डिग्री
ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन, राइट। अगर मैं बात करूं अपनी लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन, सो सबसे पहले पॉजिटिव कोरिलेशन के लिए तो मतलब यही है कि मेरी अपवर्ड स्लोपिंग है, लेकिन लो डिग्री का मतलब क्या है, ये लाइन के आसपास नहीं है, मेरे पॉइंट्स लाइन से थोड़ा दूर हैं, तो इस रिलेशनशिप को मैं क्या बोलूंगी, लो डिग्री ऑफ नेगेटिव ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। समझ आया कि पॉजिटिव कोरिलेशन कब बोलते हैं, और अगर इस लाइन पे ही बिल्कुल कोइंसाइड कर जाए मेरे सारे पॉइंट, तो मैं क्या बोलूंगी, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। सो आपको समझ आया तीन तरीके के पॉजिटिव कोरिलेशन, एक परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन जब मेरी स्ट्रेट लाइन पे ही कोइंसाइड कर जाए, दूसरा हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन जब मेरे स्ट्रेट लाइन के बहुत ही क्लोजर में मेरे सारी एक्स और वाई की जो वैल्यूज हैं वो स्कैटर्ड हो। दूसरा है हमारा लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। लो डिग्री में क्या होता है कि जितनी भी मेरी वैल्यूज हैं, जितने भी मेरे एक्स और वाई के पेयर्स हैं, वो मेरी स्ट्रेट लाइन के आसपास नहीं है, वो उनसे थोड़े दूर दूर है, जिसको हम बोलते हैं लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन, राइट। नाउ नेक्स्ट इज अबाउट नेगेटिव कोरिलेशन। Negative correlation मतलब when all points of scatter diagram cluster around a straight line with negative slope. Negative correlation is just like a positive correlation except that the line with negative slope. यहाँ पे हमारी जो लाइन होती है वो कैसी होती है, नेगेटिवली स्लोप्ड होती है, ठीक है। सो अगर मैं बात करूं हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन की, तो इसका मतलब क्या है कि जो मेरे पेयर की वैल्यूज हैं, जो मेरे एक्स और वाई हैं, वो बिल्कुल मेरी स्ट्रेट लाइन के क्लोज भी हैं। सो यहाँ पे मेरा क्या है, हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव क्यों है, क्योंकि मेरी जो लाइन है वो क्या है, नेगेटिवली स्लोप है। दिस इज माय एक्स एक्सिस, दिस इज माय वाई एक्सिस एंड दिस इज 0। और अगर मैं बनाती हूँ अपने लो डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन को, सो दिस इज माय एक्स एक्सिस, दिस इज माय वाई एक्सिस एंड दिस इज माय 0। और नेगेटिव कोरिलेशन के लिए कौन सी स्ट्रेट लाइन होगी, नेगेटिवली स्लोप। और लो में क्या होगा, मेरे जो भी पॉइंट्स होंगे वो लाइन से बहुत दूरी पे होंगे, ठीक है। सो इसको मैं बोलूंगी क्या, लो डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन। लो डिग्री क्यों है, क्योंकि सारे जो हमारे एक्स और वाई के जितने भी वैल्यूज हैं वो आपस में ज्यादा रिलेट नहीं कर रहे, right? Now next is about no correlation. If the points are scattered in a haphazard manner, जब मेरे जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो हैप्पीसार्ड मैनर में अरेंज होते हैं, हैप्पीसार्ड मैनर में गिवन होते हैं, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यूज बहुत दूर दूर गिवन है, कोई मैनर नहीं बना है, सो उसको हम बोलते हैं नो कोरिलेशन। सो जैसे मान लीजिए ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, और जो मेरे सारे पॉइंट्स हैं वो इस तरीके से गिवन है कि इनके बीच में कोई भी रिलेशनशिप जो है वो शो नहीं हो रही है, तो उसमें हम क्या बोलते हैं, मेरी कौन सी रिलेशनशिप है यहाँ पे, जीरो कोरिलेशनशिप, या फिर नो कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। समझ आया कि नो कोरिलेशन कब होता है, जब मेरे पॉइंट्स इस तरीके से स्कैटर्ड होते हैं कि मैं उसमें कोई रिलेशनशिप शो नहीं कर सकते। नाउ अभी बोल रहे हैं स्कैटर डायग्राम के बेसिस पे ही, अभी तक हमने जो बात की है उसके बेसिस पे ही कुछ फॉलोइंग पॉइंट्स हैं डायग्राम से ही रिलेटेड, इनको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। सो सबसे फर्स्ट है डेंस और स्कैटर्ड पॉइंट्स। डेंस मींस जब मेरे पॉइंट्स जो है वो आसपास होते हैं, ठीक है, गहराई में होते हैं, बिल्कुल क्लोजर क्लोजर होते हैं, तो उस केस में हम अपनी रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हैं। और स्कैटर्ड मतलब जब मेरे डायग्राम में जो पॉइंट्स हैं वो बहुत दूर दूर स्कैटर्ड हो, सारे फैले हुए हो, तो उस केस में हम अपनी रिलेशनशिप को फाइंड आउट नहीं कर सकते। दूसरा है ट्रेंड और नो ट्रेंड। ट्रेंड मींस क्या मेरी रिलेशनशिप जो है दो वेरिएबल्स की वो किसी ट्रेंड में है या फिर किसी ट्रेंड में नहीं है। सो ट्रेंड मतलब होता है या तो वो पॉजिटिव हो या फिर वो नेगेटिव हो, ठीक है। और नो ट्रेंड मतलब कोई भी ट्रेंड नहीं है, ऐसे ही कुछ भी बन गया है हमारे पॉइंट्स का। सो दिस इज अबाउट नो ट्रेंड, कि कोई भी मेरा ट्रेंड नहीं है।
और दिस इज अबाउट ट्रेंड कि हाँ एक ट्रेंड है, या तो वो पॉजिटिवली बढ़ रहा है या फिर वो नेगेटिवली बढ़ रहा है। दूसरा इज अपवर्ड और डाउनवर्ड ट्रेंड। अब ट्रेंड जो है वो अपवर्ड है या फिर जो मेरा ट्रेंड है वो डाउनवर्ड है, ठीक है। लास्ट वन इज परफेक्ट कोरिलेशन। परफेक्ट कोरिलेशन कब होता है? जब मेरे सारे पॉइंट्स उनके ऊपर ही लाई करते हैं, चाहे पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। सो दीज आर द सम पॉइंट्स यू शुड कीप इन योर माइंड कि जो पॉइंट्स है वो इस तरीके से भी हो सकते हैं। ये जनरली आपके एक एक नंबर में आ सकते हैं कि डेंस और स्कैटर पॉइंट्स में डिफरेंस बताइए, अपवर्ड और डाउनवर्ड ट्रेंड क्या है, ट्रेंड और नो ट्रेंड क्या है, राइट। सो दिस इज ऑल रिलेटेड टू आवर स्कैटर डायग्राम। यहाँ पे अब एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। एग्जाम्पल में बोल रहे हैं ड्रॉ अ स्कैटर डायग्राम एंड कमेंट ऑन टाइप ऑफ कोरिलेशन। स्कैटर डायग्राम ड्रॉ कीजिए और कमेंट कीजिए ऑन टाइप ऑफ कोरिलेशन कि जो कोरिलेशन है वो किस तरीके की है। सो यहाँ पे गिवन है आपका x की वैल्यूज गिवन है, y की वैल्यूज गिवन है। इसको मैंने प्लॉट कर लिया। दिस इज माय x एक्सिस, दिस इज माय y एक्सिस। यहाँ पे मैंने अपनी सारी वैल्यूज रख ली 10, 20, 30, 40। दिस इज 5, 10, 15 और 20। जब मैंने अपनी वैल्यूज प्लॉट की 15 and 7 is here, then 20 and 10, so 20 is here and 10 is here, then next is 27, 27 is here, then 16 is here। सारे पॉइंट्स प्लॉट कर लिए तो आपको दिख रहा है कि ये एक तरीके से हमारा क्या है, पॉजिटिव कोरिलेशन। सो व्हिच टाइप ऑफ कोरिलेशन इज दिस? दिस इज माय पॉजिटिव कोरिलेशन। समझ आया? इसी तरीके से आपको दूसरी वैल्यूज भी दे सकते हैं। हो सकता है कि उनमें आपके पॉइंट्स कुछ ऐसे आते हैं तो उसमें आप बोल देते नो कोरिलेशन। हो सकता है कुछ में आपके पॉइंट्स बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आते हैं तो उसको आप क्या बोलते हैं, परफेक्ट कोरिलेशन, ठीक है। कि कुछ में हो सकता है कि आपके जो पॉइंट्स हैं वो इस तरीके से आते हैं सो आप उसमें क्या बोलते हैं, नेगेटिव कोरिलेशन, राइट। अगर वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आते तो आप उसको क्या बोलते हैं, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। तो समझ आया? कोई भी डाटा गिवन हो आप जस्ट उसे प्लॉट कीजिए और देखिए कि वो किस तरीके से बन रही है, उसके ही बेसिस पे आप अपने डायग्राम को नाम दे दीजिए, राइट। नाउ नेक्स्ट इज कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है। अभी तक हमने स्कैटर डायग्राम के बारे में बात की, अब आएगा हमारा कार्ल पियर्सन्स की। कार्ल पियर्सन्स ने किस तरीके से हमारे कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को डिफाइन किया है, उन्होंने किस तरीके से बताया है कि ये चीज होनी चाहिए, ये मेथड अप्लाई होना चाहिए। सो कार्ल पियर्सन का जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फॉर्मूला होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन भी बोलते हैं और सिंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी बोलते हैं। और उसको हम किससे डिनोट करते हैं, अपने स्मॉल आर से, राइट। सो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को हम किससे डिनोट करेंगे, हमारे स्मॉल आर से। और कोएफिशिएंट ऑफ कार्ल पियर्सन्स के कोएफिशिएंट कोरिलेशन को हम किस नाम से भी जानते हैं, प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन और सिंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट। नेक्स्ट इज व्हाट इज कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। हम एक्चुअली में उसमें करते क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज डिटरमिन्ड बाय डिवाइडिंग the sum of products of deviations from their respective means। उनकी खुद के मीन से हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो प्रोडक्ट्स ऑफ डेविएशंस का प्रोडक्ट्स निकाल लेते हैं फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव मीन्स। सबसे पहले डेविएशंस का प्रोडक्ट निकाल के उनको सम कर देते हैं, उसके बाद उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं मीन्स को, देन उसको हम डिवाइड कर देते हैं किससे, बाय देयर नंबर ऑफ पेयर्स एंड देयर स्टैंडर्ड डेविएशन। डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ पेयर से और स्टैंडर्ड डेविएशन से। सो इसका एक फॉर्मूला देखते हैं कि किस तरीके से इसको फॉर्मूले के फॉर्म में लिखा जाता है। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। This is R. What it represents? Correlation coefficient is equals to sum of products of deviations from their respective means। जो उनके means हैं उन means से उनका deviations क्या आया है उनका प्रोडक्ट कर देंगे दोनों डेविएशंस का, देन उनका सम कर देंगे, राइट। दिस इज द न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पेयर्स
इनटू में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बोथ सीरीज, दोनों सीरीज का जो भी स्टैंडर्ड डेविएशन है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। सो अगर हम इसे अपने न्यूमेरिकल टाइप फॉर्म में लिखना चाहें, सो r इज इक्वल्स टू सबमिशन ऑफ x y अपॉन में नंबर ऑफ पेयर्स मल्टीप्लाई में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x मल्टीप्लाई में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। Got it? So this is my correlation coefficient. अब यहाँ पे जो मेरा small x है उसका मतलब क्या है, कैपिटल X माइनस x बार। So deviations of x series की deviations कैसे निकलेंगी, x series का मीन निकाल के जब मैं x की वैल्यूज में से मीन को सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो मेरा आ जाएगा स्मॉल x। नेक्स्ट इज स्मॉल y is denoted by capital Y minus y बार। सो जब मैं कैपिटल Y में से अपने y बार को सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो उसको क्या बोलूंगी, मेरे डेविएशन ऑफ y सीरीज, राइट। और जब मैं इन दोनों की डेविएशंस निकालूंगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगी, जो दोनों को मल्टीप्लाई करके मेरी लास्ट वाला कॉलम आएगा उसको जब मैं ऐड कर दूंगी तो मेरे पास आ जाएगा समेशन ऑफ x y। इसको डिवाइड कर दूंगी नंबर ऑफ पेयर से, दोनों अगर मैं दो वेरिएबल्स की बात कर रही हूँ तो दो वेरिएबल्स में जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है वो सेम होनी चाहिए उनकी रिलेशनशिप को स्टडी करने के लिए, ठीक है। एंड उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हमारे x जो सीरीज है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन है विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सबमिशन ऑफ स्मॉल x स्क्वायर अपॉन में n। और इसी तरीके से y सीरीज का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है मेरा, स्क्वायर रूट ऑफ सबमिशन ऑफ y स्क्वायर बाय n। यहाँ पे अगेन स्मॉल x है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल X माइनस x बार, और स्मॉल y जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल Y माइनस y बार। समझ आया कि कोरिलेशन कोफिशिएंट का फॉर्मूला क्या होता है। कोरिलेशन कोफिशिएंट का फॉर्मूला होता है सबमिशन ऑफ स्मॉल x y डिवाइडेड बाय n मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x multiply by standard deviation of y। Now, अब जो Pearson's coefficient of correlation and covariance एक्चुअल में क्या बोल रहे हैं कि कार्ल पियर्सन्स मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज बेस्ड ऑन कोवेरिएंस ऑफ कंसर्न वेरिएबल्स। जिन दो वेरिएबल्स के बीच में मुझे रिलेशनशिप निकालनी है वो किसके ऊपर बेस्ड होती है, मेरे कोवेरिएंस पे। दो वेरिएबल्स के बीच में क्या कोवेरिएंस है उसके ही ऊपर डिपेंड करता है मेरा कोरिलेशन कोफिशिएंट, ठीक है। सो कोवेरिएंस, व्हाट इज कोवेरिएंस? कोवेरिएंस इज अ स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिग्री टू व्हिच टू वेरिएबल्स वेरी टुगेदर। ये एक ऐसा स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन है, एक ऐसा स्टैटिस्टिकल टूल है जो कि क्या रिप्रेजेंट करता है कि दो वेरिएबल्स जो हैं वो किस डिग्री तक वेरी करते हैं, किस डिग्री तक अलग अलग हैं, ठीक है। सो जो चीज अलग अलग है उसी के बेस पे डिपेंड करेगा कि वो दोनों चीजें कितनी सेम है। सो रिप्रेजेंट द डिग्री ऑफ टू व्हिच टू वेरिएबल्स वेरी टुगेदर। और अगर मेरे पास दो सीरीज हैं x और y, तो दोनों सीरीज का जो कोवेरिएंस होगा वो क्या होगा, समेशन ऑफ x माइनस x बार मल्टीप्लाई बाय y माइनस y बार डिवाइडेड बाय n। x माइनस x बार को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल x से। y माइनस y बार को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अपना स्मॉल y से। सो जब मैं इसको निकालूंगी सो मेरा कोवेरिएंस आएगा सबमिशन ऑफ x y अपॉन में n। n इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, राइट। सो यही बात यहाँ पे बोल रहे हैं, r जो है वो क्या होता है हमारा कोरिलेशन कोफिशिएंट, सबमिशन ऑफ x y अपॉन में n मल्टीप्लाई बाय sd ऑफ x सीरीज एंड sd ऑफ y सीरीज, ठीक है। सो दिस इज माय कोवेरिएंस, यू कैन फाइंड इट आउट हियर। नाउ अब इन्होंने क्या कर दिया, उनको अलग अलग कर दिया। सो r इज इक्वल्स टू सबमिशन ऑफ x y बाय n मल्टीप्लाई में 1 बाय st ऑफ x मल्टीप्लाई बाय 1 बाय st ऑफ y। सो अगर मैं इसको अपने फॉर्मूले के फॉर्म में ढंग से लिखूं यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास सिंबल्स अवेलेबल नहीं से तो मैंने इसको थोड़ा रिटन फॉर्म में लिख दिया, बट अगर मैं फॉर्मूले के फॉर्म में लिखूं तो मेरा आएगा मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। अब इस वाले मेथड में मैंने क्या कर दिया, इन तीनों को अलग अलग कर दिया। दिस इज n मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, ठीक है। नाउ r इज इक्वल्स टू n
इनटू में स्क्वायर रूट ऑफ समेशन ऑफ x स्क्वायर बाय n। अब क्या किया यहाँ पे, इन दोनों स्टैंडर्ड डेविएशंस की वैल्यू को ओपन कर दिया। सो जब मैं इसको ओपन करूंगी, सो r इज इक्वल टू समेशन ऑफ x y अपॉन में n मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ समेशन x स्क्वायर बाय n मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन में रूट समेशन ऑफ y स्क्वायर बाय n। सो यहाँ पे मेरे दो रूट हो गए n के ऊपर, तो जब मैं यहाँ से n को बाहर निकालूंगी तो क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, सिंगल n आ जाएगा, और इन दोनों n से मेरा ये वाला n कैंसिल हो जाएगा। सो मेरे r की जो वैल्यू बचेगी वो क्या बचेगी, समेशन ऑफ x y अपॉन में रूट समेशन ऑफ x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय समेशन ऑफ y स्क्वायर। क्योंकि दोनों रूट के अंदर है और मल्टीप्लाई में है, सो हमने इन्हें एक ही रूट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, सो यहाँ पे आपका कोरिलेशन कोफिशिएंट का फॉर्मूला लिखा हुआ है। लेकिन ये वाला फॉर्मूला हम कब यूज कर सकते हैं, जब मुझे अपने एक्चुअल मीन्स पता हो, जब मुझे अपनी वैल्यू का एक्चुअल मीन पता हो, तभी मैं अपना ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे बोल रहे हैं हमारे पास फॉर्मूलेस होते हैं, हमारे पास अलग अलग मेथड्स होते हैं, या तो एज्यूम्ड मीन से आप मीन निकाल लीजिए या फिर एक्चुअल मीन से आप मीन निकाल लीजिए। सो अगर मैं एज्यूम्ड मीन से निकालूंगी तो मैं ये वाला मेथड नहीं यूज कर सकती, मुझे अपना ये वाला मेथड ही यूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर मेरे पास एक्चुअल मीन मालूम है, मैं उससे अपनी डेविएशंस निकाल रही हूँ, तो मैं अपना ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज अबाउट एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y। x और y के बीच में हमें क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। सो x सीरीज के नंबर ऑफ आइटम्स गिवन है और दोनों सीरीज के स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है। सो दिस इज माय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x एंड दिस इज माय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। अब मुझे कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालना है और ये क्या बोल रहे हैं, समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशंस ऑफ x एंड y सीरीज फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव मीन्स इज इक्वल्स टू 150। सो ये समेशन ऑफ x y बोल रहे हैं कि जब दो सीरीज है, उन दोनों की जो डेविएशंस हैं हमारे, उनके मीन से उनका जो प्रोडक्ट है, उसका जो सम है वो क्या है, मेरा 150। ठीक है, 150 गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, n गिवन है। मुझे कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालना है, कुछ नहीं करना, फॉर्मूला पुट करना है। फॉर्मूला क्या है मेरा, r is equals to में summation of x y divided by n into st of x st of y। so summation of x y क्या है मेरा 150 divided by n which is 30 multiply by standard deviation of x which is 3 multiply by standard deviation of y which is 2। तो इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी और इसको जब मैं सॉल्व करूंगी तो मेरा आंसर आ जाएगा 0.833। सो 0.833 मतलब क्या है मेरे कि भाई कोरिलेशन कोफिशिएंट थोड़ा अच्छा है, तो इसको मैं क्या बोल सकती हूँ, ये फेयरली हाई है। सो फेयरली हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन x एंड y। सो दिस इज ऑल अबाउट डिग्री ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। जो कार्ल पियर्सन ने कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दिया है उसके क्या क्या फीचर्स हैं। सो नॉलेज ऑफ डायरेक्शन ऑफ कोरिलेशन, अगर हम कोरिलेशन कोफिशिएंट निकाल रहे हैं तो ये हमें क्या बताते हैं कि दो वेरिएबल्स के बीच में जो कोरिलेशन है उनकी क्या डायरेक्शन है। अगर वो पॉजिटिव आते हैं तो मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, अगर वो नेगेटिव आते हैं तो मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट इज इंडिकेट्स द साइज ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। जो वेरिएबल्स के बीच के रिलेशनशिप है उसका साइज शो करते हैं थ्रू द कोफिशिएंट कोरिलेशन। सो अगर मेरा कोफिशिएंट कोरिलेशन लास्ट क्वेश्चन में कितना आया था 0.833, तो इसका मतलब क्या हो गया कि दो वेरिएबल्स के बीच की रिलेशनशिप क्या है, फेयरली हाई है। तो उन्होंने दो वेरिएबल्स के बीच की रिलेशनशिप का साइज बता दिया, राइट। नेक्स्ट इज एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ कोरिलेशन। जनरली माना गया है कि कार्ल पियर्सन जो है वो बहुत वाइडली यूज होता है और ये एक बेटर और एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ कोरिलेशन है, क्योंकि ये हमारे मेजर्स ऑफ कोरिलेशन की जो मेन इंपॉर्टेंसेस होते हैं, उसके जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उन सबको सेटिस्फाई करता है, मोस्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स को। लास्ट इज इंडिकेट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो शो करता ही है और साथ ही साथ डायरेक्शन भी शो करता है।
राइट। सो दोनों चीजों को ये शो करता है। अब आता है हमारा कि कैलकुलेशन ऑफ कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अभी जो हमने बात की थी वो नॉर्मल कोरिलेशन कोफिशिएंट की बात की थी, लेकिन कार्ल पियर्सन बोलते हैं कि बहुत बार क्या होता है कि आपकी कैलकुलेशन जो है उसमें बहुत लंबी हो जाती है। सो आपके पास 4 मेथड्स हैं जिसके थ्रू आप कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ये मेथड्स हैं, 4 मेथड्स हैं। फर्स्ट इज एक्चुअल मीन मेथड, सेकंड इज डायरेक्ट मेथड, थर्ड इज शॉर्टकट मेथड, फोर्थ इज स्टेप डेविएशन मेथड। तो 4 मेथड हैं, चारों मेथड के बारे में एक एक करके स्टडी करेंगे। तो हमारा फर्स्ट मेथड है एक्चुअल मीन मेथड। एक्चुअल मीन मेथड में क्या है, जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं मेथड्स के बारे में। एक्चुअल मीन मेथड मींस जो हम डेविएशंस निकालते हैं वो कहाँ से निकालते हैं, एक्चुअल मीन से। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मीन निकालना पड़ेगा डाटा में से, एक्चुअल मीन। देन उस मीन को यूज करके डेविएशंस निकालने पड़ेंगे। फिर जो डेविएशंस आएंगे उसको हमारे कोरिलेशन कोफिशिएंट के फॉर्मूले में हमें पुट करना पड़ेगा। कोफिशिएंट कोरिलेशन का जो हमारा फॉर्मूला यूज होगा वो होगा R इक्वल्स टू में summation of xy upon the square root of summation of x square into में y summation of y square। जो हमने लास्ट में डिराइव किया था कि जब हमारे पास एक्चुअल मीन होगा हम तभी इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सो ये वाला फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है क्योंकि हम एक्चुअल मीन यूज कर रहे हैं। आपको पता है x क्या डिनोट करता है, कैपिटल X माइनस एक्स बार, और y क्या डिनोट करता है, कैपिटल Y माइनस वाई बार। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में गिवन है कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फॉर द फॉलोइंग डाटा बाय द एक्चुअल मीन मेथड। एक्चुअल मीन मेथड यूज करके आपको क्या फाइंड आउट करना है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। x गिवन है, y गिवन है, x और y से हमें अपना कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, दोनों सीरीज का मीन निकालना पड़ेगा। ठीक है, मीन निकालने के बाद दोनों की डेविएशंस निकालेंगे। डेविएशंस निकालने के बाद हमें जो जो वैल्यूज चाहिए वो निकालेंगे, डेविएशंस का स्क्वायर कर देंगे, उनका सम कर देंगे ताकि हमारे पास समेशन ऑफ x स्क्वायर और समेशन ऑफ y स्क्वायर आ जाए। और देन लास्ट में x और y को मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि जब हम उसको सम करें तो हमारे पास हमारे समेशन ऑफ x y आ जाए। सो स्टार्ट करने से पहले आप फॉर्मूले पे ध्यान दीजिएगा कि आपको कौन कौन सी टर्म्स चाहिए, टर्म्स के अकॉर्डिंग अपने स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड कीजिए। राइट, सो सबसे फर्स्ट स्टेप होगा हमारा मीन निकालना दोनों सीरीज का। दोनों सीरीज का मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, समेशन ऑफ कैपिटल X अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सो जो हमारे कैपिटल X है और कैपिटल Y है दोनों की वैल्यूज लिख लीजिए और उनका सम कर दीजिए। तो जब हम उसका सम करेंगे हमारे पास आ जाएगा समेशन ऑफ x व्हिच इज 147, और जब हम y सीरीज का सम करेंगे हमारे पास सम आ जाएगा 84। सो x का मीन निकालने के लिए वैल्यूज पुट कीजिए। समेशन ऑफ x इज 147 एंड n is 7, 1 2 3 4 5 6 7, so n is 7, 147 upon 7 is 21, तो मेरा x बार आ गया 21। इसी तरीके से y बार निकाल लूंगी, समेशन ऑफ y अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस व्हिच इज 84 अपॉन में n व्हिच इज 7, 84 अपॉन 7। जब मैं इसे सॉल्व करूंगी तो मेरे पास y सीरीज का मीन आ जाएगा 12। सो मेरा x सीरीज का जो मीन है वो हो गया 21, y सीरीज का मीन हो गया मेरा 12। अब मुझे क्या निकालनी है, डेविएशंस फ्रॉम एक्चुअल मीन। सो उसको मैं किससे डिनोट करती हूँ, स्मॉल x से, which is equals to कैपिटल X माइनस x बार। ठीक है, इसी तरीके से स्मॉल y निकालूंगी which is equals to कैपिटल Y माइनस y बार। सो साइड बाय साइड दोनों को प्रोसीड करूंगी। कैपिटल X is 12, 12 minus 21 is minus 9, 15 minus 21 is minus 6, 18 minus 21 is equals to minus 3, 21 minus 21 equals to 0, 24 minus 21 this is equals to 3, 27 minus 21 is equals to 6 and 30 minus 21 is equals to 9। ये आ गई आपकी सारी डेविएशंस। नाउ हमें क्या करना है, इनका स्क्वायर करना है क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में कौन सी टर्म चाहिए, समेशन ऑफ x स्क्वायर। तो x का स्क्वायर करके हम यहाँ पे लिख देंगे -9 × -9 = 81
-6 का स्क्वायर क्या आएगा 36, -3 का स्क्वायर आएगा 9, 0 का स्क्वायर आएगा 0, देन 3 का स्क्वायर आएगा अपना 9, 6 का स्क्वायर 36, 9 का स्क्वायर 81। इस सबको ऐड करके लिखेंगे तो मेरे पास समेशन ऑफ x स्क्वायर आ जाएगा 252। इसी तरीके से y सीरीज की डेरिवेशंस निकाल दीजिए। स्मॉल y is equals to capital Y minus y bar क्या है मेरा 12, so 6 minus 12 is -6, 8 minus 12 is -4, 10 minus 12 is -2, 12 minus 12 is 0, 14 minus 12 is 2, 16 minus 12 is 4 and 18 minus 12 is 6. This is about small y. Now उसका स्क्वायर करके लिख देंगे तो y स्क्वायर आ जाएगा मेरा इन सब का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर इज 36, -4 का स्क्वायर इज 16, -2 का स्क्वायर इज 4, 0 का स्क्वायर इज 0, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16 एंड 6 का स्क्वायर मेरा 36। लास्ट में मुझे कौन सी टर्म चाहिए x y, जो कि मेरी डिनोमिनेटर में थी समेशन ऑफ x y। तो मैं समेशन ऑफ x y निकालने के लिए x y निकालूंगी। सो दिस इज माय y एंड दिस इज माय x, दोनों सीरीज का मल्टीप्लिकेशन कर दूंगी। ठीक है, सो कौन कौन सी दोनों सीरीज का मल्टीप्लिकेशन करना है मुझे, इस वाली सीरीज का और इस वाली सीरीज का। सो -9 इंटू -6 दिस इज 54, माइनस माइनस प्लस हो गया और 9 6 54, देन -6 इंटू -4 माइनस माइनस प्लस and 6 4s are 24, -3 into -2 this is equals to 6, 0 into 0 is 0, 3 into 4 sorry 3 into 2 is 6, then 6 into 4 is 24, then 9 into 6 is equals to 54। तो आप भी इसको ढंग से मार्क करके लिखिएगा, मुझसे भी मिस्टेक हो गई, आपसे भी हो सकती है। अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया तो हमारा सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, राइट। तो आप ध्यान रखिएगा टेबल को प्रिपेयर करते समय कि अच्छी तरीके से एक एक कॉलम पे ध्यान रखिए कौन कौन से कॉलम हमें यूज करने हैं। ठीक है, तो एक्स वाई का सम कर लीजिए, तो समीशन ऑफ एक्स वाई आ जाएगा 168। सो अब हमारे पास समीशन ऑफ एक्स वाई आ गया, वाई स्क्वायर का सम कर दूंगी 112 आ जाएगा, समीशन ऑफ y निकाल लूंगी विच इज 84 जिसका यूज मैं कर चुकी हूँ, देन समीशन ऑफ x स्क्वायर निकाल लूंगी 252। अब मेरे को इन तीनों वैल्यूज की रिक्वायरमेंट है, मैं इन तीनों वैल्यूज को लिख लूंगी और अपने कोरिलेशन कोएफिशिएंट के फॉर्मूले में पुट कर दूंगी। सो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ xy अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ summation of x square into में summation of y square। So मेरा formula is this one, summation of xy upon में square root of summation of x square into में summation of y square। ठीक है, ये वाला मेरा फॉर्मूला था। अब इसमें मुझे वैल्यूज पुट करनी है। समेशन ऑफ एक्स वाई आया था मेरा 168, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर आया था मेरा 252 और समेशन ऑफ वाई स्क्वायर आया था मेरा 112। सो इन सब में वैल्यूज पुट कर दीजिए, तो इनको जब सॉल्व करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 1। 168 by 168 इक्वल्स टू 1। तो 1 मींस पॉजिटिव 1, इसका मतलब मेरा कौन सा रिलेशनशिप है, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, right? So how we can interpret is coefficient of correlation is 1, so there is perfect positive correlation between the values of series x and series y। समझ आया? Now नेक्स्ट हमारा मेथड है, वो कौन सा मेथड है, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में हमें क्या करना है, हमें कोई डेविएशंस नहीं निकालनी, नॉर्मल अपने जो x और y सीरीज की वैल्यूज गिवन है उनको ही यूज करना है अपने कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फॉर्मूले के लिए और उससे ही अपना फॉर्मूला निकालना है और अपना कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है। ठीक है, सो फॉर्मूला होता है हमारे इस केस में r which is coefficient correlation is equals to में n summation of xy minus summation of x into summation of y divided by square root of n summation x square minus summation of x का whole square multiply में square root of n into में summation of y square minus summation of y का whole square। सो इसको मैं यहाँ पे एक बार लिख देती हूँ आप लोगों के लिए पूरी प्रॉपर फॉर्म में ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सो n सबमिशन ऑफ कैपिटल एक्स वाई माइनस कैपिटल एक्स इनटू में कैपिटल वाई डिवाइडेड में स्क्वायर रूट ऑफ n
सबमिशन ऑफ एक्स स्क्वायर, कैपिटल एक्स आएगा यहाँ पे डायरेक्ट मेथड में, ध्यान रखिएगा, माइनस सबमिशन ऑफ कैपिटल एक्स का होल स्क्वायर, देन इसको मल्टीप्लाई कर देंगे स्क्वायर रूट ऑफ एन मल्टीप्लाई में सबमिशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस सबमिशन ऑफ वाई का होल स्क्वायर, राइट। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कोफिशिएंट कोरिलेशन इन केस ऑफ डायरेक्ट मेथड। अब आपको ये फॉर्मूला यूज करना है और अपना कोफिशिएंट कोरिलेशन निकालना है। सो हमारे पास सेम सीरीज है जो हमने पहले की थी, जो हमने पहले एग्जांपल में सीरीज ली थी, वही सीरीज गिवन है हमारे एक्स और वाई की। इसमें हमें कौन सा मेथड अप्लाई करना है, डायरेक्ट मेथड, और निकालना है अपना कोरिलेशन कोफिशिएंट। नाउ अब क्या करेंगे, हमें फॉर्मूले में कुछ डेविएशंस नहीं निकालने, नॉर्मल हमें x वैल्यू को चाहिए, x का स्क्वायर चाहिए, y का स्क्वायर चाहिए और x y का मल्टीप्लिकेशन चाहिए, ठीक है। सो x वैल्यूज लिख लीजिए यहाँ पे y वैल्यूज लिख लीजिए। तो x के साथ हमें क्या चाहिए, x स्क्वायर, y के साथ क्या चाहिए, y स्क्वायर, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन। सो 5 कॉलम्स प्रिपेयर कर लीजिए अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। देन x की वैल्यूज पुट कर दीजिए, y की वैल्यूज पुट कर दीजिए, उनका स्क्वायर कर दीजिए। x का स्क्वायर 12 into 12 is 144, 15 into 15 is 225, 18 into 18 is 324, 21 into 21 is 441, 24 into 24 is 576, 27 into 27 this is equals to 729 and 30 into 30 equals to 900। इसी तरीके से y का निकाल लीजिए, 6 into 6 is 36, 8 into 8 is 64, 10 into 10 is 100, 12 into 12 is 144, 14 into 14 is 196, 16 into 16 is 256, 18 into 18 is 324। तो आपने x निकाल लिया, x स्क्वायर निकाल लिया, y निकाल लिया, y स्क्वायर निकाल लिया। अब हमें क्या चाहिए, कैपिटल x और y का मल्टीप्लिकेशन। सो एक बार इसको रब कर दीजिए और अब आपको क्या क्या चाहिए, x और y। सो इन वाले कॉलम्स को मार्क कर लीजिए और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो 12 into 6 72, 15 into 8 is equals to 120, 18 into 10 is equals to 180, 21 into 12 is equals to 252, 24 into 14 is equals to 336, 27 into 16 is equals to 432 and 30 into 18 is 540, ठीक है। सो अब इसका सम कर लीजिए तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1932। y स्क्वायर का सम कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 1120। समेशन ऑफ y निकाल लीजिए विच इज 84। समेशन ऑफ x स्क्वायर निकाल लीजिए विच इज 339 एंड समेशन ऑफ x निकाल लीजिए विच इज 147। अब फॉर्मूले में हमें इन सारी वैल्यूज की नीड है, फॉर्मूला पुट कीजिए और वैल्यूज को वहां पे उन फॉर्मूले की वैल्यूज की जगह रख दीजिए। अब हमने अपना फॉर्मूला लिखा, सबसे पहले फॉर्मूला क्या था हमारा, n इंटू समीशन ऑफ एक्स वाई माइनस समीशन ऑफ एक्स इंटू समीशन ऑफ वाई डिवाइडेड में स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। देन उसको मल्टीप्लाई करना था हमें किससे, स्क्वायर रूट ऑफ n समीशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ y का होल स्क्वायर, राइट। सो हमें इसमें ये पुट करना था और अब वैल्यूज लिख लीजिए आप इन सबकी और उसको पुट कर दीजिए। सो अब n जो है वो कितना है मेरा 7 है। समीशन ऑफ एक्स वाई इज 1932, समीशन ऑफ x इज 147, समीशन ऑफ y इज 84, समीशन ऑफ x स्क्वायर इज 339 एंड समीशन ऑफ y स्क्वायर इज 1120। इन सब की वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारा कोरिलेशन कोफिशिएंट निकल जाएगा 1। सो 1 क्या इंप्लाई करता है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज +1। We can say that there is positive correlation coefficient between the two series. So आपने एक बात नोट की कि हमने पहले जब एक्चुअल मीन मेथड यूज किया था तब भी +1 आया था, डायरेक्ट मेथड यूज किया तब भी +1 आया। तो आप कोई भी मेथड यूज करिए, आपका जो आंसर आएगा, आपकी जो रिलेशनशिप आएगी वो सेम ही आएगी, राइट। सो दिस इज नॉट माइनस, दिस इज मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। यहाँ पे भी माइनस नहीं है, मल्टीप्लिकेशन, राइट। नाउ नेक्स्ट मूव टू आवर शॉर्टकट मेथड
हम एक्चुअल मीन मेथड पढ़ चुके हैं, डायरेक्ट मेथड पढ़ चुके हैं। अब हमारा जो मेथड है वो कौन सा है? शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में हम पहले क्या करते थे? एक मीन को अज्यूम करते थे, उसके बाद हम डेविएशंस निकालते थे और उसके बाद फॉर्मूले में पुट करते थे। सेम वही मेथड हमें यहाँ अपनाना है, बस हमें यहाँ मीन, मीडियन, मॉड की जगह क्या यूज करना है? कोरिलेशन कोफिशिएंट। ठीक है। सो डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम अज्यूम्ड मीन। मीन को अज्यूम करेंगे, उनसे डेविएशंस लेंगे एंड देन वी विल पुट दीस डेविएशंस इन आवर फॉर्मूला। सो फॉर्मूला जो है वो क्या है? n into summation of dx dy minus summation of dx into summation of dy divided by square root of n into summation of dx square minus summation of dx का whole square, then this is whole multiply by square root of n into में summation of dy square minus summation of dy का whole square। अब मैं इसको फॉर्मूले की टर्म में लिखूं तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? r इज इक्वल्स टू में n सबमिशन ऑफ dx dy माइनस सबमिशन ऑफ dx मल्टीप्लाई में यहाँ पे लगा लीजिए सबमिशन ऑफ dy डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ n into summation of dx square minus summation of dx इसका होल स्क्वायर। यहाँ पे याद रखिएगा कि यहाँ पे आपका कौन सा x आएगा? स्मॉल x आएगा, क्योंकि हम डेविएशंस निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे dx जो है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? x सीरीज की जो डेविएशंस है, और dy क्या रिप्रेजेंट करेगा? हमारे y सीरीज की जो डेविएशंस है। तो यहाँ पे लिखेंगे n into summation of dy square minus summation of, इसको नीचे लिख देती हूँ, summation of dy का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका न्यूमेरिकली फॉर्मूला बन जाएगा ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो वर्ड लैंग्वेज में, इस वजह से मैंने इसको फॉर्मूले में लिख दिया है। सो आप इसको यूज कीजिए। अब इसमें आपको n तो पता ही है, r भी पता है, dx क्या है हमारा? डेविएशंस फ्रॉम अज्यूम्ड मीन। जो हमने मीन अज्यूम किया है उससे जो हम x सीरीज के डेविएशंस निकालेंगे वो किसके थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे? dx के थ्रू। और dy के थ्रू क्या रिप्रेजेंट करेंगे? जो हम y सीरीज के डेविएशंस निकालेंगे फ्रॉम अज्यूम्ड मीन ऑफ y सीरीज। y सीरीज में एक मीन अज्यूम करेंगे और x सीरीज में एक मीन अज्यूम करेंगे। ठीक है। सो जब दोनों डेविएशंस निकाल लेंगे और उनको मल्टीप्लाई जब कर देंगे और उसका सम करेंगे तो हमारे पास ये वाली पर्टिकुलर टर्म आ जाएगी। d समेशन ऑफ dx क्या होगा? जो हम नॉर्मल डेविएशंस निकालेंगे उसको लास्ट में जाके सम अप कर देंगे। समेशन ऑफ dy कैसे निकलेगा? जो हम y सीरीज की डेविएशंस निकालेंगे उसको सम अप कर देंगे। सो वी विल गेट समेशन ऑफ dy। देन समेशन ऑफ dx स्क्वायर कैसे निकलेगा? जो आपने dx निकाला है उसका स्क्वायर कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगा dx स्क्वायर। उसका सम कर देंगे तो आ जाएगा समेशन ऑफ dx स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ dx का होल स्क्वायर। तो समेशन ऑफ dx हम निकाल चुके हैं ऊपर, नॉर्मल डेविएशंस का सम कर दीजिए, जो भी वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर कर देंगे। देन समेशन ऑफ dy स्क्वायर भी हम ऐसे ही निकालेंगे, y वाली सीरीज में जो हमने डेविएशंस निकाली है उसका स्क्वायर कर देंगे। देन उस स्क्वायर में जो भी वैल्यूज आएंगे उन सबको सम कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा समेशन ऑफ dy स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ dy का होल स्क्वायर। समेशन ऑफ dy हम निकाल चुके हैं, उसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो सारी वैल्यूज निकालना आपको समझ आ गया है। अब हम क्या करेंगे? एक एग्जांपल करेंगे और सारी वैल्यूज निकालेंगे एक एक करके और उसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे सेम सीरीज दी हुई है जो हम यूज कर रहे हैं x और y की, which is 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 एंड y की है 6, 8, 10, 12, 14, 16 एंड 18। अब इन दोनों सीरीज को यूज करके हमें क्या करना है? कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है यूजिंग शॉर्टकट मेथड। राइट, सो शॉर्टकट मेथड में आपको फॉर्मूला पता है कि फॉर्मूला क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप वैल्यूज देख लीजिए कौन कौन सी वैल्यूज आपको चाहिए और वैल्यूज के अकॉर्डिंग अपनी सीरीज को प्रिपेयर कीजिए। सो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? x और y की सीरीज लिख दीजिए और हमें क्या चाहिए? डेविएशंस फ्रॉम अज्यूम्ड मीन। सो x और y दोनों सीरीज में एक मीन अज्यूम कर लीजिए। सो x में हम किसको मीन अज्यूम कर रहे हैं? 18 को, और y में हम किसको मीन अज्यूम कर रहे हैं? 10 को।
ठीक है। अब इस एज्यूम्ड मीन से डेविएशंस निकाल लीजिए। डेविएशंस हम किससे डिनोट कर रहे हैं? स्मॉल डी एक्स से, which is equals to capital X minus assumed mean। इसी तरीके से y में हम अपनी डेविएशंस को किससे डिनोट कर रहे हैं? स्मॉल d y से, which is equals to capital Y minus assumed mean, राइट। अब dx निकालने के लिए क्या करेंगे? assumed mean 18 है, so dx क्या आएगा? 12 minus 18 which is minus 6, 15 minus 18 which is minus 3, 18 minus 18 which is 0, 21 minus 18 which is 3, 24 minus 18 which is equals to 6, 27 minus 18 which is equals to 9 and 30 minus 18 which is equals to 12। ठीक है। नाउ इसी तरीके से आप dy निकाल लीजिए। 6 minus 10 this is equals to minus 4, 8 minus 10 this is equals to minus 2, 10 minus 10 this is equals to 0, 12 minus 10 this is equals to 2, 14 minus 10 this is equals to 4, 16 minus 10 which is equals to 6 and 18 minus 10 which is equals to 8। ठीक है। dy निकाल लिया, dx निकाल लिया, अब उसका स्क्वायर कर देंगे। dx स्क्वायर आएगा हमारा, इसका स्क्वायर -6 into -6 36, -3 into -3 9। इसी तरीके से सारा dx स्क्वायर निकाल लीजिए, देन इसका स्क्वायर करके dy स्क्वायर निकाल लीजिए। अब हमें लास्ट टर्म क्या चाहिए? dx और dy। सो dx और dy वाले कॉलम को मल्टीप्लाई कर दीजिए, मार्क कर लीजिए कौन कौन से कॉलम चाहिए ताकि आप अलग अलग कॉलम्स के साथ कंफ्यूज ना हो। So -6 into -4 is 24, -3 into -2 is 6, 0 into 0 is 0, 3 into 2 is 6, 6 into 4 is 24, 9 into 6 is 54 and 12 into 8 is 96। ठीक है, इसका सम कर लीजिए लास्ट में। सो समीशन ऑफ dx dy आ जाएगा आपका 210, समीशन ऑफ dy स्क्वायर आ जाएगा आपका 140, समीशन ऑफ dy आ जाएगा आपका 14, समीशन ऑफ dx स्क्वायर आ जाएगा आपका 315 और समीशन ऑफ dx आ जाएगा आपका 21। सो ये सारी वैल्यूज आप ध्यान में रखिए और इन वैल्यूज को आप लिख लीजिए, देन अपने कोफिशिएंट कोरिलेशन के फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। तो सबसे पहले हम अपना फॉर्मूला लिख लेंगे। क्या फॉर्मूला था? n into summation of dx dy minus summation of dx into summation of dy। ठीक है, यहाँ पे summation of dy आएगा आपका डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ n into summation of dx square minus summation of dx का whole square multiply में square root of n into summation of dy square minus summation of dy का whole square। ठीक है। अब dx dy की वैल्यू क्या निकाली है आपने? 210, n क्या निकाला है हमने? 7, समीशन ऑफ dx क्या है हमारा? 21, समीशन ऑफ dy क्या है हमारा? 14, समीशन ऑफ dx स्क्वायर क्या है मेरा? 315 और समीशन ऑफ dy स्क्वायर क्या है मेरा? 140। तो जब सारी वैल्यूज पुट करेंगे मेरा कोफिशिएंट कोरिलेशन निकल के आएगा 1, which is again we can say that this is positive, perfect positive correlation, right? So coefficient of correlation is 1 and there is perfect positive correlation between the values of series x and y, right? Now next method is step deviation method। जैसे हम पहले करते थे शॉर्टकट मेथड में सेम करते थे और स्टेप डेविएशन क्या करते थे? कॉमन फैक्टर निकाल के उससे डिवाइड कर देते थे। सेम इसी तरीके से स्टेप डेविएशन में करेंगे। जो हमने डेविएशंस निकाली है उसके बाद हम स्टेप डेविएशन निकालेंगे, एक कॉमन फैक्टर देख के उससे स्टेप हमारी जो हमने डेविएशंस निकाली है उसको डिवाइड कर देंगे। तो जो नई सीरीज हमारे पास बन के आएगी वो क्या होगी? हमारी स्टेप डेविएशन, राइट। फिर जो स्टेप डेविएशन आएंगी उसको अपने फॉर्मूलेस में पुट कर दीजिए और फॉर्मूले में पुट करने के बाद अपना कोरिलेशन कोएफिशिएंट सॉल्व कर लीजिए। सो यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? n into summation of dx dash dy dash, dx dash और dy dash क्या है आपका? स्टेप डेविएशन ऑफ x सीरीज एंड y सीरीज रेस्पेक्टिवली माइनस समेशन ऑफ dx dash, जो हम dx dash निकालेंगे स्टेप डेविएशन निकालेंगे एक सीरीज का उसका समेशन ऑफ dy dash, जो हम dy dash निकालेंगे उसका समेशन divided by square root of n into summation of dx dash square minus summation of dx dash उसका whole square, then उसको multiply कर देंगे square root of
n into summation of dy dash square minus summation of dy dash का होल स्क्वायर। सो आपने एक बात नोट की, जो हमने शॉर्टकट मेथड में फॉर्मूला लगाया था वही सेम फॉर्मूला स्टेप डेविएशन में है, एक्सेप्ट वहां पे हमने dx और dy यूज किया था, यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, dx डैश और dy डैश। ठीक है, सो इसको रिप्रेजेंट करूं फॉर्मूले में, आई डोंट थिंक दैट देयर इज अ नीड, बट स्टिल एक बार इसको फॉर्मूले में आपको लिख के दिखा देती हूँ। n इंटू में सब्मिशन ऑफ dx डैश dy डैश माइनस सब्मिशन ऑफ dx डैश मल्टीप्लाई में सब्मिशन ऑफ dy डैश डिवाइडेड में स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू में सब्मिशन ऑफ dx डैश का स्क्वायर, dx डैश ऊपर आएगा उसका स्क्वायर माइनस सब्मिशन ऑफ dx डैश उसका होल स्क्वायर, देन उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, स्क्वायर रूट ऑफ n इनटू सब्मिशन ऑफ dy डैश का स्क्वायर माइनस सब्मिशन ऑफ dy डैश का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया, ये आपको यूज करना है, नॉर्मली सारी वैल्यूज को फाइंड आउट करके इसमें पुट कर दीजिए। सो इसका एक एग्जांपल देखते हैं, वही सेम सीरीज लेके चल रहे हैं। अब हमें हमारे पास एक कॉलम भर गया है, हमें क्या निकालना है, dx के बाद dx डैश, और एक और कॉलम भर गया है, उसमें हमें क्या निकालना है, dx डैश का स्क्वायर, राइट। अब इसी तरीके से दोनों सीरीज में निकालना है, और लास्ट में हमें क्या निकालना है, dx डैश और dy डैश का मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले x सीरीज लिख लीजिए, y सीरीज लिख लीजिए, मीन अज्यूम कर लीजिए दोनों में, देन अपनी डेविएशंस निकाल लीजिए। तो ये हम यहाँ तक कर चुके थे, अब हमें क्या करना है, दोनों सीरीज में कॉमन फैक्टर देखना है। सो अगर हम एक सीरीज की बात करें, सो एक सीरीज की डेविएशंस में एक कॉमन फैक्टर जो है वो कौन सा है, हमारा 3 लग रहा है हमें, क्योंकि सारे जो डेविएशंस है वो किससे डिविजिबल है, 3 से। सो यहाँ पे मेरा कॉमन फैक्टर हो जाएगा 3, और सारी डेविएशंस को मैं डिवाइड कर दूंगी 3 से। सो मेरी जो नई स्टेप डेविएशन आएगी वो आ जाएगी -2 -1 0 1 2 3 4, और उसका स्क्वायर कर दूंगी तो मेरे पास आ जाएगा dx डैश का स्क्वायर, व्हिच इज 4 1 0 1 4 9 16, राइट। इसी तरीके से y सीरीज में करूंगी, dy में मैं देखूंगी मेरा कॉमन फैक्टर कौन सा लग रहा है, मेरे को 2 लग रहा है। सो यहाँ पे जो मेरा c हो गया वो क्या हो गया, 2 हो गया। पूरी अपनी dy सीरीज को 2 से डिवाइड कर दूंगी तो मेरे पास नई सीरीज आ जाएगी dy डैश, व्हिच इज -2 -1 0 1 2 3 4, देन उसका स्क्वायर कर दूंगी तो मेरे पास नई सीरीज आ जाएगी व्हिच इज dy डैश का स्क्वायर। सो 4 1 0 1 4 9 16, लास्ट में मैं dx डैश और dy डैश को मल्टीप्लाई कर दूंगी, राइट। सो इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास एक और सीरीज आ जाएगी व्हिच इज 4 1 0 1 4 9 16। अब मैं इन सबका सम कर दूंगी तो मेरे पास dx डैश का सम आएगा 7, समेशन ऑफ dx डैश स्क्वायर का सम आएगा 35, देन dy डैश का सम आएगा 7, dy डैश का स्क्वायर का सम आएगा मेरे पास 35, एंड समेशन ऑफ dx डैश dy डैश आएगा मेरा 35। अब इन सारी वैल्यूज को लिख लूंगी अपनी और अपने फॉर्मूले में पुट कर दूंगी। सो सबसे पहले अपना फॉर्मूला लिखूंगी, मेरा फॉर्मूला जो है वो क्या था, फॉर्मूला था मेरा n इंटू में समेशन ऑफ dx डैश dy डैश माइनस समेशन ऑफ dx डैश इंटू समेशन ऑफ dy डैश डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू समेशन ऑफ dx डैश स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ dx डैश का होल स्क्वायर, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसके स्क्वायर रूट से, n into summation of dy dash square minus summation of dy dash का whole square। ठीक है, अब मैंने n क्या है मेरा 7 है, summation of dx dash और dy dash का निकाला मैंने अपना 35, summation of dx dash का निकाला अपना 7, summation of dy dash का निकाला अपना 7, then d summation of dx dash square मैंने निकाला है 35, और summation of dy dash square निकालना है अपना 35। इन सारी वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट कर दूंगी और अकॉर्डिंगली एक एक करके सॉल्व कर लूंगी तो मेरे पास r आ जाएगा मेरा 1, right। So again I can say that coefficient of correlation is 1 and there is perfect positive correlation between values of series x and y। x और y की जो सीरीज है उसके बीच में मेरा perfect positive correlation
है। तो हमने चारों मेथड कर लिए, कार्ल पियर्सन्स के एक्चुअल मीन मेथड, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। चारों मेथड में हमें हमारा कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या मिला, पॉजिटिव कोरिलेशन कोफिशिएंट, वो भी परफेक्ट वाला, राइट। इसी तरीके से कोई और सीरीज है, आप सेम फॉर्मूलेज अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे आपको सेम डिग्री मिलेगी अपने कोरिलेशन की। नेक्स्ट इज चेंज ऑफ स्केल एंड ओरिजिन। स्केल मतलब क्या होता है कि अगर मैं अपनी सीरीज को मल्टीप्लाई कर दूं या डिवाइड कर दूं किसी भी एक पर्टिकुलर कांस्टेंट से, तो मैं क्या बनूंगी कि मेरी जो सीरीज है वो चेंज हो गई स्केल से, राइट। और ओरिजिन का मतलब होता है अगर मैं अपने ओरिजिनल डाटा में कुछ ऐड कर दूं या कुछ सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो उसको क्या बोलूंगी मैं, चेंज ऑफ ओरिजिन। तो अगर मैं अपने डाटा में कुछ चेंज करूं, अगर मैं कोई कांस्टेंट से प्लस करूं या कोई कांस्टेंट उसमें सब्ट्रैक्ट करूं, तो मेरी सीरीज का जो मैं कोफिशिएंट कोरिलेशन निकालूंगी उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। सो कोरिलेशन कोफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। क्योंकि अगर मैं किसी कांस्टेंट से चाहे मल्टीप्लाई करूं, किसी कांस्टेंट से डिवाइड करूं, मेरा कोफिशिएंट कोरिलेशन जो है वो सेम ही रहेगा, राइट। सो इसमें यही बात बोल रहे हैं। नेक्स्ट इज असम्पशंस ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट। कोरिलेशन कोफिशिएंट में हमने क्या क्या अज्यूम किया था। सो फर्स्ट इज लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स के बीच में लीनियर रिलेशनशिप होनी चाहिए। दूसरा, causal relationship between the forces affecting the two variables, दो वेरिएबल्स के बीच में कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, लेकिन उन दोनों वेरिएबल्स के पीछे जो फोर्सेस हैं उन दोनों फोर्सेस के बीच में हमारे कॉजल रिलेशनशिप हो सकती है या फिर होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज variables are affected by large number of independent causes of such a nature so as to produce normal distribution। एक जो वेरिएबल होता है, हमारे जो दोनों वेरिएबल्स होते हैं वो किससे इफेक्ट करते हैं, इंडिपेंडेंट नंबर से, इंडिपेंडेंट कॉजेस से। बहुत सारे कॉजेस होते हैं जो कि एक वेरिएबल को चेंज करने में हेल्प करते हैं, उसके बहुत सारे फोर्सेस होते हैं जिसकी वजह से हमारा कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन प्रोड्यूस होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। लास्ट वन इज एरर ऑफ मेजरमेंट इज रिड्यूस्ड टू द मिनिमम। इसमें हम क्या करते हैं, हमारा जो कार्ल पियर्सन्स का कोफिशिएंट कोरिलेशन वाला मेथड होता है उसमें जो हमारी मेजरमेंट की एरर होती है वो कम हो जाती है, बिल्कुल, ठीक है। सो एरर होने के चांसेस में बिल्कुल कम होते हैं। Now, last topic of Carl Pearson's is properties of coefficient of correlation. Correlation coefficient के हमने क्या properties पढ़ी हैं कि coefficient of correlation lies between -1 and +1, -1 और +1 के बीच में ही lie कर सकता है हमारा correlation coefficient। दूसरा, coefficient of correlation is independent of the change of origin and scale of measurement। अगर मैं अपने ओरिजिनल डाटा में किसी कांस्टेंट को प्लस करूं, किसी कांस्टेंट को माइनस करूं, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करूं या किसी कांस्टेंट से डिवाइड करूं, तो चाहे वो चेंज ऑफ ओरिजिन हो या फिर चेंज ऑफ स्केल हो, मेरे कोरिलेशन कोफिशिएंट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट इज कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज अ मेजर ऑफ द लीनियर रिलेशनशिप। अगर मुझे दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप निकालनी है, लीनियर रिलेशनशिप, तो मैं अपना कोरिलेशन कोफिशिएंट यूज कर सकती हूँ, राइट। सो कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या शो करता है, दो वेरिएबल्स के बीच की लीनियर रिलेशनशिप। लास्ट वन इज टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैव जीरो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अगर दो वेरिएबल्स मेरे इंडिपेंडेंट हैं तो उनके बीच का जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, मेरा जीरो होगा, राइट। सो दिस वाज अबाउट आवर कार्ल पियर्सन्स, और हम काफी हद तक अपनी कोरिलेशन को कवर अप कर चुके हैं। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे अपने स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। So thank you so much, and I hope that you all got the concept of measures of coefficient and different methods and measurements of correlation. Thank you for watching this video. For more videos, please subscribe our YouTube channel. Thank you.